एवरीवन वेलकम टू द चैनल। लो पीसीएस 2026 का मॉक टेस्ट नंबर 5 करेंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको इसकी डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करके हमारे पेड बैच का मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए किसते हैं आज के मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। गुप्त काल के दौरान भूमि हस्तांतरण से संबंधित अक्षय नीति लाई गई थी। अक्षय नीति प्रथा का वास्तविक अर्थ क्या था? तो ये अक्षय नीति थी क्या? एक स्थायी बंदोबस्त जो किसी को अपनी मूल पूंजी या भूमि को नष्ट किए बिना केवल उसके मुनाफे ब्याज का उपयोग करने की अनुमति देता था। सी पार्ट आपका राइट हो गया। तो यहाँ पर टफ क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आप कह रहे थे कि ये इजी क्वेश्चन है, लल्लू टाइप है, तो आप देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की अमरम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये अमरम सिस्टम क्या था ये आपको बताना है। आप अपने क्वेश्चन पहले आंसर मार्क कर लेंगे। ये सैन्य कमांडरों को उनके रख रखाव और सेना रखने के लिए दिए जाने वाला भूमि क्षेत्र था जिसे अमरम कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन किया गया था? तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ था ये आपको पूछा गया है। तो ये है भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया था और जो 1920 का नागपुर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सी विजय राघवाचारी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे, जो चटगांव आर्मरी रेड पड़ी थी में सूर्यसेन के साथ निम्नलिखित में से किन महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये आपके अपर लेवल के क्वेश्चन है, इससे टफ आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो फोर्थ इसमें आपको बताना है कौन कौन सी दो महिलाएं थी जिन्होंने सूर्यसेन के साथ ये चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। तो ये आपका है प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में स्थापित देव समाज के संस्थापक कौन थे और इनकी मुख्य विचारधारा क्या थी? तो देव समाज के संस्थापक आपसे पूछा गया है। तो ये कौन थे देव समाज के संस्थापक? आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। और इनकी जो विचारधारा थी गुरु की सर्वोच्चता और आत्मा की शुद्धि। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य में के संबंध में भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व को हस्तांतरण के लिए संसद का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक वहां की राज्य विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पास ना कर दे? तो 371 ए में ये बात कही गई है। 371 ए बी सी डी में आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट आते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा नागालैंड। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए से जी तक जितने भी प्रावधान दिए गए हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए भाग 9B का संबंध किससे है? तो ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में। उसमें भाग 9B में कौन सी चीज जोड़ी गई थी ये आपको बताना है। ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समितियां जोड़ी गई थी। सी पार्ट आपका राइट हो गया। निम्नलिखित में से संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है और उनके सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो वो आपका समिति का नाम बताना है। ये समिति आपकी हो जाएगी प्राक्कलन समिति। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर लोकसभा के केवल रहते हैं और यही आपसे पूछा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा? देखो, शिक्षा स्थानांतरित की गई थी, वन भी किया गया था और वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण भी किया गया था, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये नहीं किया गया। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके 5 विषय जोड़े गए थे। वो देखो, आपका शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीवों की रक्षा संरक्षण, और नाप तोल, जो आपका नाप तोल की इकाई थी उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी पालिकाओं का गठन और संगठन भी इस सूची के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो राष्ट्रपति शासन आपका लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के संदर्भ में। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा।
इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सिंपल मेजोरिटी के द्वारा होता है। इसमें जो स्पेशल मेजोरिटी होती है अनुच्छेद 368 के तहत प्रारूप पारित नहीं किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, आपको पश्चिम से पूर्व यानी इस तरीके से इस डायरेक्शन में लगाना है। तो सबसे पहले तिस्ता आ जाएगी, फिर मानस आ जाएगी, फिर सुवर्ण सिद्धि आ जाएगी और फिर लोहित नदी। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका सटीक दिया गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में सर्दियों में चलने वाली ठंडी शुष्क स्थानीय पवन जिसका नाम है मिस्टल का मुख्य प्रभाव क्षेत्र आपसे पूछा गया है। तो ये किस क्षेत्र में बहती है या इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, ये आपको एरिया बताना है। तो ये रोन घाटी फ्रांस में, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में बताना है, ऊपरी क्रस्ट या अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट यानी लोअर क्रस्ट के बीच पाई जाने वाली डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है? तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता को नाम क्या दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे कहते हैं कोनराड असंबद्धता। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में क्रोमाइट अयस्क का लगभग 90% से अधिक भंडार और उत्पादन एकाधिकार किस राज्य के पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये पता भी होना चाहिए। ये उड़ीसा के पास है। उड़ीसा में 90% या उससे ऊपर क्रोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। ए पार्ट करेक्ट हो गया। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों को उनको दक्षिण से उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ के बीच में नीचे की ओर आपको इसे लगाना है। तो उसमें कौन से राज्य होंगे? पहले तो आपको इनके राज्य कौन कौन से जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये 4 राज्य हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। तो ये क्रम भी है। तो सबसे पहले नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के संचालन में उपयोग किए जाने वाले स्थायी जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ये आपको इसमें पढ़ना होगा अच्छे से। तो ये है, ये बिना किसी कोलैटरल या सरकारी प्रतिभूति के बैंकों से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने का एक साधन है। प्रभावी राजस्व घाटा जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की अवधारणा को भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष पेश किया गया और उसका उद्देश्य क्या था? तो ये आपको बताना है। पहले ये पेश कब किया गया, फिर इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो 11-12 में ये निर्माण के लिए मुद्दों को, अनुदानों को राजस्व घाटे से अलग करना। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत दी जाने वाली एम्बर वाट सब्सिडी का संबंध आपसे पूछा गया किससे है? तो ये सब्सिडी दी जाती है ऐसी कृषि सब्सिडी जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करती है और जिन पर सीमाएं निर्धारित होती हैं। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसे MPI कहा जाता है में कुल कितने संकेतक शामिल होते हैं? तो यहाँ पर कितने इंडिकेटर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं? तो ये आपके हो गए 12 संकेतक। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो वैश्विक सूचकांक होता है उसमें 10 संकेतक होते हैं या इंडिकेटर होते हैं, लेकिन भारत के MPI में 3 व्यापक आयामों को जोड़ते हुए 12 संकेतक शामिल किए जाते हैं। भारतीय वित्तीय बाजार के संदर्भ में मसाला बॉन्ड के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? तो ये आपका होगा, ये भारत के बाहर विदेशी बाजारों में जारी किए जाने वाले रुपये मूल्य वर्ग के बॉन्ड है। मरीचिका जिसे मिराज कहा जाता है कि निर्माण और ऑप्टिकल फाइबर के कार्य करने के पीछे प्रकाश की कौन सी समान परिघटना जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर केवलार का रासायनिक रूप आपसे पूछा गया है। तो ये याद रखेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं ये केवलार की बनी होती है। आपको बताना है इसका रासायनिक फॉर्मूला या रासायनिक नाम क्या होता है। आंसर हो जाएगा पॉली पैराफिनाइलिन टेरेफ्थलीमाइड। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में भूख और तृप्ति को नियंत्रित करने वाली ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन स्राव कहां से स्रावित होते हैं? तो ये जो ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन है कहां से स्रावित होते हैं?
तो ये आपके होते हैं अमाशय यानी पेट से, और जो लेप्टिन होती है वो वसा ऊतक से। तो ग्रेलिन अमाशय से और लेप्टिन वसा ऊतक से। बी पार्ट करेक्ट हो गया। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त क्रिस्पर कास9 टेक्निक में वास्तव में ये टेक्निक क्या होती है? एक आणविक कैंची होती है, मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह कार्य करने वाला न्यूक्लियस एंजाइम होता है ये। तो ये आपका होता है अ न्यूक्लियस एंजाइम दैट एक्ट लाइक मॉलिक्यूलर सीजर्स टू क्लीव डीएनए। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु यानी L1 पर स्थापित किया गया। ये पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये कितनी दूर पे है? जो लैग्रेंज पॉइंट बनाया गया है ये आपका है 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। रक्षा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भारत द्वारा विकसित सौर मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? तो ये जो सौर मिसाइल है आपकी, ये है कनस्तर से प्रक्षेपित की जाने वाली सम्मुख हाइपरसोनिक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के दूसरे चरण में किस प्रकार के रिएक्टर और ईंधन का उपयोग करने की योजना बनाई गई है? तो ये किस तरीके की योजना है? ये आपका होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और प्लूटोनियम 239 के साथ में। बी पार्ट करेक्ट हो गया। क्वांटम डॉट्स जिन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, वास्तव में क्या है? तो ये क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं ये पूछा गया है। तो ये आपके होते हैं नैनोमीटर आकार के अर्धचालक क्रिस्टल, जिनके गुण और उनके आकार पर निर्भर करते हैं। बी पार्ट करेक्ट हो गया। mRNA जैसे कोविड-19 के खिलाफ फाइजर या मॉडर्ना की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, ये जो फाइजर और मॉडर्ना ये आपकी कोविड-19 की वैक्सीनों के नाम है, पूछा गया है कि इसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में mRNA मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या करता है? तो इसका वर्क क्या होता है mRNA का? ये कोशिकाओं के राइबोसोम्स को वायरस का एक हानि रहित स्पाइक प्रोटीन बनाने का संदेश या निर्देश देता है। बी पार्ट राइट हो गया। अतिचालकता जो सुपर कंडक्टिविटी होती की स्थिति में दिखाई देने वाला माइसनर प्रभाव का अर्थ पूछा गया है। तो देखो कितने टफ क्वेश्चन दिए गए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के। इसका जो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सुपर कंडक्टिंग माध्यम के भीतर से चुंबकीय क्षेत्र का पूरी तरह से बाहर निष्कासित हो जाना। द कंप्लीट एक्सपल्सन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। बी पार्ट राइट हो गया। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में खिलौना निर्माण नीति टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है किस राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया है, ये आपको बताना है। सरकार ने। डी पार्ट आपका राइट हो गया। जनवरी 2026 में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित पूर्णतः स्वायत्त अनुसंधान पोत ऑटोनोमस रिसर्च वेसल लॉन्च किया है? तो ये है चाइना ने। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है चाइना कितना टेक्नोलॉजी में आगे है। जनवरी 2026 में गिफ्ट सिटी में एक राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य है आपका गुजरात। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। 2026 में जनवरी के गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो ये थे एंटोनियो कोस्टा। डी पार्ट आपका राइट हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए। जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य में अत्यधिक दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखे जाने की पहली घटना सामने आई है? तो ये है कर्नाटक राज्य। डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। किसी शुष्क चट्टानी क्षेत्र पर होने वाली प्राथमिक अनुक्रमण जिसे प्राइमरी सक्सेशन या डायरेक्ट में अग्रणी प्रजाति के रूप में कौन कार्य करता है? ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका लाइकेंस। ए पार्ट करेक्ट हो गया। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कौन सी 2 अनिवार्य शर्तें तय की गई हैं? तो यहाँ पर जो 2 शर्तें लगाई गई हैं वो कौन सी हैं? कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे हो और उसमें अपनी मूल वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो। ए पार्ट आपका राइट हो गया। क्वेश्चन टफ है लेकिन आपको करना है, एग्जाम में इस टाइप का पैटर्न होता है। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारे से संबंधित जैव विविधता अभिसमय यानी सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नगोया प्रोटोकॉल। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये कब अपनाया गया था? 2010 में। और प्रभावी कब हुआ था? 2014 में। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
जनवरी 2026 में दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स आधिकारिक तौर पर कहां आयोजित किए गए थे? तो सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स ये आपके हुए थे दीव में। सी पार्ट आपका राइट हो गया। महासागरीय अम्लीकरण ओशन एसिडिफिकेशन की घटना के लिए मुख्य रूप से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो ये रासायनिक प्रक्रिया है आपकी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का समुद्र के पानी में घुलना और कार्बनिक एसिड का निर्माण करना। बी पार्ट करेक्ट हो गया। प्रकाश रासायनिक कोहरा जिसे फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है, जिसे लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहा जाता है, के निर्माण के प्रमुख घटक आपसे पूछा गया है। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं, वाष्पिक कार्बन कार्बनिक यौगिक और सूर्य का प्रकाश। ए पार्ट आपका राइट हो गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्रिस्टल टाइगर हैबिटेट जिसे सीटीएच कहा जाता है को कानूनी रूप से अधिसूचित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति होती है संबंधित राज्य यानी जो एमपीसीए की सलाह पर। बी पार्ट करेक्ट हो गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम मूंगा विरंजक की प्रक्रिया के दौरान बढ़ते समुद्री तापमान के तनाव के कारण कोरल पॉलिप्स अपने शरीर से किस सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देता है? तो ये होता है जोचेंथली। ए पार्ट आपका राइट हो गया। अब देखो 46 से 55 के लेकर के ये दो आपके डीआई के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर दिया गया है, ईयर दिए गए हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, स्मार्ट बियरेबल्स और टोटल निर्यात दिया गया है। तो ये सारा आपको बताना है, सीधे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 2021 से 2025 तक के स्मार्टफोन के निर्यात में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 21 से 2025 में स्मार्टफोन देखेंगे 10 से ये 45 हो जाता है, ठीक है। तो 10 से 45 हो गया, यानी 10 थे 2021 में, इससे 45 हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस कितने का हो गया? 35 कितने में? 10 में और इंटू 100। तो ये आपका यहाँ से 350% हो जाएगा वृद्धि। तो ये आपका ए पार्ट करेक्ट हो गया। आगे इसमें बढ़ेंगे। दिए गए 5 वर्षों में लैपटॉप का निर्यात जो औसत निर्यात है बिलियन डॉलर में कितना है? तो लैपटॉप की बात यहाँ पर हो रही है। तो लैपटॉप में देखो सारे लैपटॉप जोड़ लेंगे सारे ईयर के और उनका जो एवरेज निकालना है। तो 2021 में 5 थे, 2022 में 6 है, 2023 में 8 है, 2024 में आपका 10 है, 25 में 12 है। इनको जोड़ के और इसका 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 5 6 11, 11 8 19, 19 और 10 29 और 12, तो 29 और 12 41, 41/5। तो ये 8.2, ठीक, 8.2 आ जाएगा बिलियन डॉलर। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 48 में 2024 में सेमीकंडक्टर का निर्यात उसी वर्ष 2024 के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का कितना प्रतिशत था? ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर है उनका कुल निर्यात 2024 में सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। तो 2024 में सेमीकंडक्टर थे 6 और उसी वर्ष 2024 के ही कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात यहाँ पर देखेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक निर्यात रहेगा कितना है? कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की बात हो रही है 53। तो 53 है टोटल और 6 है आपका सेमीकंडक्टर। उनका परसेंटेज पूछा गया है तो डिवाइड कर देंगे, यानी 6/53 और इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये लगभग 2 से कम में जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 से कम रहेगा थोड़ा सा, 11.32%। ए पार्ट आपका राइट हो गया। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्मार्ट वेरिएबल्स के निर्यात में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? 49 में देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखो
2022 में 2022 में वृद्धि हुई थी 2 - 1/1 × 100, तो ये हो जाएगा 100%। ऐसे ही 2022 के बाद में 23 में आपका आ जाएगा। देखो 23 में 4 थे और उसके पहले 2, यानी 22 में, और फिर इसका डिवाइड बाई 2 × 100, तो ये आपका आ जाएगा 200%। इसी तरीके से 24 में 75% आएगा, 25 में 57%। तो आपको पूछा गया है सबसे अधिक, तो ये 2023 वाला आंकड़ा हो जाएगा। बी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे है 50वां क्वेश्चन। 2023 में लैपटॉप और सेमीकंडक्टर के संयुक्त निर्माण का, जो 2023 में आपका 2023 में सेमीकंडक्टर टोटल और लैपटॉप दोनों का कितना हो जाएगा? तो लैपटॉप आपके हैं 8 और सेमीकंडक्टर 4 है, तो ये 12 हो गया। और इसी तरीके से 2025 में इन दोनों का निर्यात हो जाएगा। 2025 में आपके लैपटॉप थे 12 और सेमीकंडक्टर 10, तो ये आपका हो जाएगा 22। तो इनका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पूछी गई है, तो ये आपका 12/22 लिख लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 × 12, 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 1, 2 × 1। तो यहाँ पर 6:11, यानी ए पार्ट आपका राइट हो। ये डॉलर है, ये टाइपिंग में एरर की वजह से है, बाकी 6/11 आ जाएगा आपका, 6:11। 2025 में स्मार्टफोन का निर्यात 2021 में स्मार्ट वेरिएबल के निर्यात का कितना गुना है? तो 2025 में स्मार्टफोन का निर्यात कितना था आपका? 2025 में स्मार्टफोन थे आपके 45 और 2021 में वेरिएबल्स जो थे वो आपके थे $1 बिलियन। तो इनका जो गुना होगा वो कितना होगा? 45/1, यानी 45 गुना हो जाएगा ये। तो ये 45 टाइम्स, ए पार्ट करेक्ट हो गया। इस वर्ष में भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, देखो 2022 में आपका 2022 में 26 - 18, यानी $8 बिलियन की वृद्धि। 2023 में 38 - 18, यानी ये कितना आ जाएगा आपका? 38 - 26, सॉरी 18/26, तो ये आपका आ जाएगा 12। फिर 2024 में आपका होगा 53 - 38, तो ये आ जाएगा आपका 15। और 2025 में लास्ट ईयर ये आपका 78 - 53, तो ये आपका आ जाएगा 25। तो सबसे ज्यादा 25 में हुई थी। डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। दिए गए सभी 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर का कुल निर्यात कितना है? तो यहाँ पर 2021 से 25 के बीच में सेमीकंडक्टर का निर्यात आपसे पूछा गया है। तो 2021 में 2 है, 22 में 3 है, 24 में 23 में 4 है, और 24 में 6 हो गया, और आपका 10 हो जाएगा 25 में। 21, 22, 23, 24, 25, तो टोटल ये आपका आ जाएगा $25 बिलियन। तो ये आपका ए पार्ट करेक्ट हो गया। काफी इजी टीआई पूछा गया इसमें। 2022 से 2024 के बीच में कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है। तो यहाँ पर कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 2022 में जो कुल निर्यात था वो आपका था $26 बिलियन, और 24 में आपका 53, तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 27, और ये कितने में है? 26 में, और × 100। तो ये आपका 100 से ज्यादा होगा थोड़ा सा, तो 103.84%, ए पार्ट करेक्ट हो गया। और आपका ये 55वां है, लास्ट डीआई है, ये डीआई का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो 2025 में निर्यात, उसी वर्ष 2025 में देखो लैपटॉप का निर्यात और स्मार्टफोन के निर्यात का कितना प्रतिशत है? तो लैपटॉप का निर्यात कितना हुआ था? 12, और स्मार्टफोन का कितना था? 45, और इनका परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये लगभग 2 से ज्यादा जाएगा। तो 12 दूनी 24 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 26.66%, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। वांग्मय शब्द का सही विच्छेद आपसे बताना है और संधि बताना है कौन सी है। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि होती है और ये वाक प्लस मय होता है वांग्मय। युधिष्ठिर शब्द में समास आपसे पूछा गया है, जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। तो यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास होगा, ए पार्ट आपका राइट हो गया। इसमें पूर्व पद युद्धि है, यानी युद्ध, और सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। तो पूर्व पद में आपका विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो वहां पे अलुक जो होता है अलुक तत्पुरुष समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो पहले तत्सम फिर तद्भव, आपको बताना है अशुद्धि कहाँ पर है। तो ये अद्य आज ठीक है, चक ये भी ठीक है, हल्द का हरिद्रा ये भी ठीक है। पहला वाला यहाँ पर गलत दिया गया है। तो जो कुर्दिका है कढ़ाई दिया गया है, तो ये कुर्चिका जो कुर्दिका है इसका होता है कुर्चिका। कुर्दिका का जो तत्सम है वो होता है आपका कुर्चिका, यानी पनीर।
तो पनीर भी कहते हैं। यही त्रुटि थी। धनेश और धनराज में किस शब्द के पर्यायवाची है? धनेश यानी धन का राजा, या फिर राजराज, ये भी आपका धन का ही राजा होगा। तो ये धनेश और राजराज या फिर धनराज भी कह सकते हो, सारे कुबेर के पर्यायवाची है। कुबेर को धन का राजा कहा जाता है। ऋजु का विलोम शब्द काफी इजी है, आपने पढ़ा हुआ वक्त, ये पार्ट करेक्ट होगा। जिसकी आशा न की गई हो तो उसे प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो ये आपका होगा अप्रत्याशित। ठीक है, ये पार्ट करेक्ट हो गया। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो ये आपका होता है खुशामद करना, तलवे जागना, ये पार्ट करेक्ट हो गया। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। हिरण्यकशिप लिखते हैं, हिरण्यकशिप पूरी तरह शुद्ध है, तो ये आपको बताना है इसमें। तो ये हिरण्यकशिप ही सही है, ये गलत दिया गया है। और ये देखो यहाँ पे लिखा गया है जा जन्यमान, ये गलत लिखा गया है। इसका कैसे लिखेंगे? जा जो मान, ठीक। तो यहाँ पर हिरण्यकशिप बोलते हैं, इसमें आधा जा नहीं होता है, तो यहाँ पर ये आपका होगा और उज्जवल दिया गया है, इसमें उज्जवल में उज्जवल ये होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन जाजल जा जल ने मान, ये तो सही लिखा है एक तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो सही है। तो इस प्रश्न में कुछ त्रुटि है मेरे हिसाब से, जाजल ने मान भी सही लिखा हुआ है। मुझसे उठा नहीं जाता, वाच्य बताना है आपको। तो मुझसे उठा नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जहां क्रिया का संबंध न तो कर्ता से है और न ही कर्म से, तो वहां पर क्या होता है? भाववाच्य। 3 टाइप के वाच्य होते हैं, आपके लिखे गए हैं। द्विज शब्द का अनेकार्थ रूप बताना है, नहीं है यहाँ पे, ये बताना है। तो देखो द्विज में क्या होता है? पक्षी होता है, ब्राह्मण और दांत, ये दोनों द्विज कहे जाते हैं, विदेह नहीं है। जिसकी देह न हो उसे विदेह कहते हैं, ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये देह रहित है, तो इनका राजा जनक को विदेह कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कैश मेमोरी मैपिंग तकनीक में सेट एसोसिएट मैपिंग का मुख्य लाभ क्या है? ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में। तो ये पूरी तरह से संघर्ष टकराव को कम करती है और डायरेक्ट मैपिंग की तुलना में बेहतर हिट रेशियो प्रदान करती है, और बिना फुली एसोसिएट जितनी जटिलता के साथ, ये पार्ट करेक्ट हो गया। IPv4 और IPv6 हेडर के संदर्भ में कौन सा कथन तकनीकी रूप से सही है? ये आपको बताना है। ये आपका होता है IPv4 हेडर का मूल आकार 20 बाइट का बिना ऑप्शन के, और जबकि IPv6 का जो 40 बाइट्स का निश्चित होता है। साइबर सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले वॉलिंग अटैक का अर्थ पूछा गया है आपसे। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी कंपनी या संगठन के उच्च स्तरीय अधिकारियों जैसे CEO या CFO को निशाना बनाकर किया जाने वाला अत्यधिक लक्षित फिशिंग हमला, सी पार्ट राइट। डीप लर्निंग और AI के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले ट्रांसफार्मर
संवर्धन वास्तविकता या ऑगमेंटेड रियलिटी और आभासी वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी के मिश्रण से बनने वाले वातावरण को क्या कहते हैं, जिसमें भौतिक और डिजिटल वस्तुएं वास्तविक समय में सह अस्तित्व में होती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं मिश्रित वास्तविकता या मिक्स्ड रियलिटी। ये इजी था आपका, दोनों को मिक्स कर दिया है। 5G नेटवर्क के उस तकनीक फीचर को क्या कहते हैं जो एक ही भौतिक नेटवर्क अवसंरचना पर कई विशिष्ट आभासी नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। तो इसे कहा जाएगा नेटवर्क स्लाइसिंग। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में भारतीय ओपन नेटवर्क के संदर्भ में मुख्य रूप से किस अवधारणा पर यह काम करता है, ये पूछा गया है। तो ये वर्क करता है आपका ई कॉमर्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। ई कॉमर्स को एक प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल के हटाकर एक खुले विकेंद्रीकरण नेटवर्क मॉडल में बदलना। ए पार्ट करेक्ट हो गया। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत के सीडी यानी सीडैक द्वारा विकसित उस एआई सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जिसे शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में शीर्ष 100 में स्थान मिला था। तो इसका नाम क्या है आपको बताना है, यह है ऐरावत। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है किस बांध पर अवस्थित है, तो ये रियन बांध पे है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ये यूपी जीके का है, तो यूपी जीके से 20 क्वेश्चन आपके लोअर पीसीएस में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाने वाली उस मृदा को क्या कहते हैं जो अत्यधिक शुष्क, दानेदार और कम उपजाऊ होती है तथा मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। तो ये आपकी हो जाएगी मृदा राकड़ या मार मृदा। ए पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश की गंगा नदी में बेतवा नदी का संगम निम्नलिखित में से किस जिले के निकट होता है, तो गंगा नदी और बेतवा नदी कहां पर मिलती है, ये हमीरपुर में। ए पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत तारकशी कला के लिए किस जिले को चिन्हित किया गया है, तो तारकशी जो कला होती है ये आपकी मैनपुरी। ए पार्ट करेक्ट हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसने 2001 से 2011 के दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है, तो यहाँ पॉपुलेशन सबसे कम है वो है कानपुर नगर। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये आगे है और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वृद्धि दर कम रही है, सबसे कम रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है या कैसे होता है, तो जो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने को उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। बी पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में स्थित बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल घोषित किया गया है किस जिले में है, तो बखीरा जो है ये आपका संत कबीर नगर। ए पार्ट करेक्ट हो गया। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो कथक गायक है, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध उत्तर प्रदेश से किस संगीत घराने से था, ये आपसे पूछा गया है। तो जसराज जी का संबंध है मेवाती घराना। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को देश का पहला हैंडलूम मेगा क्लस्टर घोषित किया गया था और ये चिकनकारी और जरी जरदोजी के रूप में फेमस है, तो आपको पता होगा ये कौन सा है, लखनऊ। ए पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में एग्रो क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है, तो ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ए पार्ट आपका राइट हो गया। भाबर एवं तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र, तो ये 9 सेक्टर हैं जिनमें या 9 जोन में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति थारू मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, तो थारू जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, तराई क्षेत्र में। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। खास करके लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे गंगा एक्सप्रेसवे हालांकि ये बन चुका है अब कि कुल अनुमानित लंबाई कितनी है और किन 2 छोरों को जोड़ता है, तो ये 594 किलोमीटर है और मेरठ से प्रयागराज के बीच में। ए पार्ट करेक्ट हो गया। महापाषाणिक और ताम्रपाषाणिक काल का प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल सोनौली जहां से प्राचीन रथ और योद्धाओं के ताबूत मिले हैं उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है, तो ये सोनौली जो है ये कहाँ पे है, बागपत में। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बागपत का रटोल आम भी काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बालिकाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो ये संशोधित की गई है। पहले 15,000 था, अब 25,000 हो गई है। ए पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे बुद्ध सर्किट निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शामिल नहीं है, तो बुद्ध सर्किट में कौन सा स्थल शामिल नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर नैमिषारण्य, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, तो नैमिषारण्य नहीं है, बाकी ये तीनों इंक्लूड किए गए हैं। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 97 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था वाराणसी में। और आपको पता होगा ये झांसी की रानी है, तो शादी इनकी हुई थी झांसी के राजा के साथ, है ना। तो इनका जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका, या इन्हें मनु के नाम से कहा जाता था। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनकी शादी होती है। बाकी आगे की घटना आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मयूर पंख पहनकर चरवाहों अहीर समाज द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है पाई डंडा नृत्य। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो गया। पाई डंडा नृत्य किया जाता है और ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। यहाँ पर देखो जो कर्मा नृत्य है, ये आपका कर्मा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? सोनभद्र की खरवार जनजाति के द्वारा। और चरकुला नृत्य है, ये ब्रजभूमि से संबंधित है। चरकुला एक पहिया होता है, उसके ऊपर दीपक रख करके, ये सर पे पहिया रख करके दीपक जलाए जाते हैं, तो उसका नाम चरकुला नृत्य है। ठीक है। और ये जो आपका पाई डंडा नृत्य है, ये आपका गुजरात के डांडिया के समान लाठियों के साथ खेला जाता है। 99 है, उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर, मैं डेट भी बता रहा हूँ, याद रखिएगा, 1887। 23 सितंबर 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। सबसे पुराना और चौथा विद्यालय है। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा पुनः मिल गया था। ठीक। बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी और एमयू बना था आपका 1920 में, ये 1916 में। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 या यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के तहत कृषि भूमि के स्वामित्व के रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, जिसमें भूमि धारक का नाम, खसरा नंबर, क्षेत्रफल दर्ज होता है? तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे खतौनी। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती है, उसके बाद में आपका ये लेक्चर आता है, देन आपको इसकी आंसर शीट भी प्रोवाइड की जाती है, डिटेल्ड आंसर। तो ये सारा कुछ आपको अगर चाहिए तो हमारे पेड बैच से अवश्य जुड़े। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।